हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस हैं सोमदेव, जैता, नापा और कवि अत्रि। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवि अत्रि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार थे। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि इनका निधन हो गया था और इसके बाद जो इस प्रशस्ति को पूरा किया था वो किया था इनके पुत्र ने। ठीक है, और इनके पुत्र का नाम क्या था? इनके पुत्र का नाम था महेश भट्ट। महेश भट्ट, उसने इसको पूरा किया था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि इसके जो श्लोक हैं 3 से 8 तक, उसमें किसका वर्णन है? उसमें बापा का वर्णन है। ठीक है, बापा के बाद फिर हम्मीर का वर्णन है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें चंडी शतक, गीत गोविंद का टीका, संगीत राज आदि ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा को उपनाम भी दिए गए हैं। और कुंभा को कौन कौन से उपनाम दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुंभा को एक तो महाराजा धीराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराजा धीराज। ठीक है, इसके अलावा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, इसके अलावा कुंभा को कहा जाता है हिंदू सुरतान। हिंदू सुरतान। ठीक है, दान गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, शैल गुरु, ये भी कुंभा के ही उपनाम है। इसके अलावा राय रायन, राय रायन, राणो रासो, राणो रासो, ये भी कुंभा के उपनाम है जो कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के द्वारा हमको पता चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वह शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके? ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा है अंतिम नेतृत्व करने के लिए किसको भेजा था? तो अंतिम नेतृत्व करने के लिए भेजा था राजा टोडरमल को। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट किसको भेजा था? फर्स्ट भेजा था जलाल खां को। और कब भेजा था? पहला संधि प्रस्ताव 1572 में भेजा था उसने। 1572 में अकबर ने पहला प्रस्ताव भेजा प्रताप के पास जलाल खां के नेतृत्व में। दूसरा प्रस्ताव जो भेजा था वो भेजा था जून 1573 में। और किसके नेतृत्व में? मान सिंह के में। जून 1573 में मान सिंह के नेतृत्व में। इसके बाद तीसरा प्रस्ताव वो भेजता है अक्टूबर 1573 में भगवंत दास के साथ। ठीक है, और चौथा भेजता है दिसंबर 1573 में टोडरमल के साथ। और इसकी ट्रिक आपको याद रखनी है, इसकी ट्रिक है जमा भट्टो। जमा भट्टो, जैसे जलाल खां, मैं से मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है ये। 4 प्रस्ताव अकबर ने प्रताप के पास भेजे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? ऑप्शंस हैं राव बीका, जय सिंह, मान सिंह, कल्याणमल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राव बीका। लाल पत्थरों से बना हुआ किला है ये। 1078 गज की परिधि में बना हुआ है। 1078 गज की परिधि में राजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लेकिन नींव किसने रखी थी? राव बीका ने। राव बीका जी ने इसकी नींव रखी थी 1485 ईस्वी में। 1485 में इसमें इसकी नींव रखी राव बीका ने पुराने गढ़ पर। और इसको पूर्ण किसने करवाया था? राय सिंह ने इसको पूर्ण करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें 2 पोल हैं, कर्णपोल और सूरज पोल, जो कि फेमस है इसलिए मैंने लिखे हुए हैं। यह खाई से घिरा हुआ दुर्ग है जिसके दरवाजे के दोनों तरफ, इसके दरवाजे के दोनों तरफ 1567 में युद्ध हुआ था। आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ में जो युद्ध हुआ था उसमें जयमल और पत्ता शहीद हो गए थे। जयमल और पत्ता, इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ पर स्थित हैं? तो ये जूनागढ़ किला है, इसके दरवाजे पर स्थित हैं। ठीक है, इसमें जूनागढ़ दुर्ग में हिंदू मुस्लिम कला का समन्वय है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा राव बीका। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं संत निरंजन नाथ, संत रामदास, संत रामचरण, संत हरिदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निरंजन नाथ करके मत आ जाना, आंसर होगा संत हरिदास। ठीक है, ये जो संत हरिदास जी थे इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था नागौर जिले में। कहाँ पर हुआ था? नागौर जिले के
कापडोद नामक जगह पर, कापडोद नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है। संत बनने से पहले ये कौन थे? डकैती वाला काम करते थे। जैसे वाल्मीकि थे वैसे ही सेम ये डकैती करते थे। फिर एक महात्मा के संपर्क में आए तो ये संत बन गए। हरिदास जी के द्वारा निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी गई थी। नागौर जिले के गाढ़ा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष मेला भरता है। कौन सा स्थान पर? नागौर जिले के गाढ़ा नामक स्थान पर मेला भरता है इनका, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी दो पुस्तकें हैं, वो उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पुस्तक है मंत्र राज प्रकाश, पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है, याद रखनी है, मंत्र राज प्रकाश। एक तो इनकी ये पुस्तक है, ठीक है। एक इनका श्री हरिपुरुष, श्री हरिपुरुष, हरिपुरुष, ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों ग्रंथ इनके ही हैं, याद रखना है। मंत्र राज प्रकाश किसके द्वारा रचित है? संत हरिदास जी के द्वारा। और श्री हरिपुरुष, ये दोनों ग्रंथ संत हरिदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। जो निरंजनी संप्रदाय है इसके जो गृहस्थ अनुयायी होते हैं, गृहस्थ अनुयायी, गृहस्थ मतलब घर में रहने वाले, तो उनको तो बोलते हैं घरवारी, उनको क्या बोलते हैं? घरवारी। और जो इनके विरक्त जो वो हैं सन्यासी, उनको बोलते हैं निहंग। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। गृहस्थ लोगों को तो घरवारी बोला जाता है और विरक्त लोगों को निहंग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मदील क्या है? मदील एक प्रकार का सांगीतिक यंत्र है, आभूषण है, पगड़ी है या फिर लोक संगीत है। तो मदील क्या है? मदील एक प्रकार की पगड़ी है। राजस्थान में पुरुष पहनते हैं पगड़ी। पगड़ी को हम पाग भी कहते हैं कई जगह पे, और कई जगह पे इसको पेंचा भी कहा जाता है। ठीक है, इस सिर को ढकने के लिए पहना जाता है। युद्ध के अवसर पर कैसी पहनते हैं? अगर युद्ध होता है तो केसरिया पगड़ी पहनी जाती है राजस्थान में। युद्ध होता है तो केसरिया पगड़ी राजस्थान में पहनी जाती है। ठीक है, मांगलिक अवसर अगर मांगलिक अवसर हों तो पीले रंग की पगड़ी पहनी जाती है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। एक आता है क्वेश्चन कि शोक के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो शोक के अवसर पर पहनी जाती है सफ़ेद रंग की पगड़ी। शोक के अवसर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी पहनी जाती है। यदि विवाह की अगर बात करें, विवाह की, तो विवाह के अवसर पर मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। मोठड़े की पगड़ी विवाह के अवसर पर। लहरिया की पगड़ी श्रावण में। जो मदील जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, ये पहनी जाती है दशहरे पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मदील कब पहनी जाती है? दशहरे पर। मदील एक प्रकार की पगड़ी होती है। और होली की बात करें तो होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको याद रखना है? दशहरे के दिन मदील पहनी जाती है, जो कि एक प्रकार की पगड़ी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? उस कमेटी में पहली बात तो ये जो राजस्थान का एकीकरण हुआ, इसमें भरतपुर धौलपुर ये जो रियासतें थी ये पहले चरण में मिल गई थी, पहले चरण में मत्स्य संघ में। ठीक है, और ये जो मत्स्य संघ है इसका विलय हुआ राजस्थान में, वो हुआ था पंचम चरण में। पंचम चरण में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में पंचम चरण में हुआ, और उसमें भी ये जो धौलपुर और भरतपुर रियासतें थी ये यूपी में मिलने वाली थी। बाद में एक कमेटी बनाई गई, और कमेटी किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर शंकर राव देव, ये जो फर्स्ट ऑफ जो ऑप्शन है ना हमारा, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। और दो सदस्य और थे, एक तो प्रभुदयाल जी थे और दूसरे थे आर के सिद्धाबा, ये भी थे। मतलब 3 सदस्य हो गए। अध्यक्ष कौन हो गए? शंकर राव देव, प्रभुदयाल, आर के सिद्धाबा। केवल एस के जैन साहब नहीं थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, एस के जैन इस कमेटी में शामिल नहीं थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्व हितकारिणी सभा चूरू की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है स्वामी गोपाल दास, साधु सीताराम दास, हरविलास शारदा, राम नारायण चौधरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्वामी गोपाल दास ने करी थी। सर्व हितकारिणी जो सभा है चूरू में, वो 1907 में उसकी स्थापना हुई थी। स्वामी गोपाल दास, कन्हैया लाल और पंडित राम मास्टर के सहयोग से। एक कन्हैया लाल का नाम भी आपको याद रखना है, कन्हैया लाल और पंडित राम मास्टर, इनके सहयोग से 1907 में सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना चूरू में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वामी गोपाल दास आपको याद रखना है। इसको चूरू की कांग्रेस भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात क्या कहलाते थे?
जो राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जो कागजात जारी किए जाते थे उन्हें हुस्बुल हुक्म कहा जाता था। ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति को स्वीकृति दी जाती थी जिसमें बादशाह की सहमति होती थी। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बालद क्या होते हैं? बालद गाड़ियों पर अपना जब माल लादकर पूरे काफिले के साथ उसे दूर दूर तक जब बेचने जाते हैं तो जो व्यापारी होता है उसको सारथवाह कहते हैं या फिर बालद कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? यदि हम बालाथल सभ्यता की बात करें तो बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, ये आप सभी को पता होगा। उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर बल्लभनगर तहसील में। बालाथल सभ्यता भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। इसकी खोज करी थी बी.एन. मिश्र ने। बी.एन. मिश्र ने। ठीक है। बी.एन. मिश्र के नेतृत्व में इसमें खुदाई होती है, जहाँ पर क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक तो मिलती है पत्थर की ओखली, ओखली पत्थर की ओखली मिलती है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मिलता है कर्णफूल, कर्णफूल मिलता है, हार मिलता है, मृण मूर्तियाँ मिलती हैं, तांबे की आभूषण इसमें प्राप्त होते हैं। एक इसमें दुर्गनुमा भवन प्राप्त होता है, दुर्गनुमा भवन। ये क्वेश्चन पूछा गया कि दुर्गनुमा भवन के अवशेष कहाँ मिलते हैं? बालाथल सभ्यता में। यहाँ पर एक 11 कमरों वाला, 11 कमरों वाला विशाल भवन भी मिलता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। 11 कमरों वाला विशाल भवन और दुर्गनुमा भवन कहाँ से प्राप्त होते हैं? बालाथल सभ्यता से। एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत में सबसे पुराने कुष्ठ रोग के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कुष्ठ रोग के प्रमाण ये भी बालाथल सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक योगी मुद्रा में सब प्राप्त हुआ है यहाँ से, योगी मुद्रा में, योगी मुद्रा में सब भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। कुष्ठ रोग के प्रमाण और योगी मुद्रा में सब प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त है? जो संगीत राज है वो 5 कोषों में विभक्त है, ये सभी को पता होगा। ठीक है। अब नाम कौन कौन से हैं ये कन्फ्यूजन रहता है। तो एक तो पहला नाम है पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। ठीक है। दूसरा उसका नाम है नृत्य रत्न कोश। तीसरा नाम है गीत रत्न कोश। चौथा नाम है वाद्य रत्न कोश और 5वां नाम है रस रत्न कोश। ये 5 ऐसे करके रत्न कोश थे, 5 भागों में ये विभक्त था संगीत राज। कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर आपको हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक और शेयर जरूर करें।